नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, 100 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को PM मोदी ने किया फोन, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। PM मोदी आज करेंगे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों संशोधनकर्ताओं को संबोधित। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध पर बोले योगी, दोषियों को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। INS विराट को 100 करोड़ रुपए में दोबारा बेचने की तैयारी। श्री राम ग्रुप ने 38.5 करोड़ में खरीदा था। PM मोदी की सुरक्षा में ITBP का वो डॉग स्क्वाड जिसने दी थी ओबामा की सुरक्षा। आज से बदले गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, आधार कार्ड सहित ये 10 नियम जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। SBI को चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP के 13% पर पहुंच जाने का अनुमान। तकनीकी की दुनिया में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना, अपना ऐप स्टोर ला सकती है सरकार। आरोपियों के पक्ष में 12 गांवों के लोगों को की पंचायत CBI जांच और नार्को टेस्ट की मांग। हाथरस कांड में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, DSP, SP और इलाके इंस्पेक्टर निलंबित। जानेंगे एक एक खबर, विस्तार से बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। 100 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को PM मोदी ने किया फोन, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भगत सिंह सोलंकी से फोन पर बात की। PM मोदी ने सोलंकी से बात करके उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। दरअसल सोलंकी कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे। लगभग 100 दिनों के संघर्ष के बाद वह कोरोना को हराने में सफल रहे। बता दें कि भगत सिंह सोलंकी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के बेटे हैं। मोदी ने ट्वीट कर उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हुए कहा, भरत सोलंकी जी से बात की और उनकी कुशल क्षेम पूछा। कोविड-19 के खिलाफ 100 दिनों की लंबी लड़ाई के दौरान उन्हें असाधारण साहस का परिचय दिया है। आने वाले दिनों में उनकी अच्छी सेहत की मैं कामना करता हूं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। PM मोदी आज करेंगे वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक संशोधनकर्ताओं को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षा विवादों को एक मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाना है जो दुनिया भर के अकादमिक और शोध संस्थाओं से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। मोदी ने ट्वीट कर कहा, कल के वैभव शिखर सम्मेलन में भाग लेने को उत्सुक हूँ। यह सम्मेलन भारतीय मूल के वैश्विक वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के साथ लाता है। 2 अक्टूबर की शाम 6:30 बजे आप भी जुड़िए। इस सम्मेलन में 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 से अधिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद तथा 10,000 से अधिक प्रवासी वैज्ञानिक और शिक्षाविद शामिल होंगे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध पर बोले योगी, दोषियों को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस के साथ ही बलरामपुर तथा आजमगढ़ में महिलाओं के प्रति अपराध पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट किया और महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी देती है। CM योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में माता बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों को समूल नाश सुनिश्चित है। इन सभी को ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार
प्रदेश के प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास के लिए संकल्पबद्ध है और हमारा संकल्प है, वचन है। वहीं हाथरस सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता की मौत को लेकर प्रदेश में जारी सियासत और हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले के डीएम का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पीड़िता के परिवार को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि आखिर पीड़िता के गांव जाने से क्यों रोका जा रहा है। इस बीच पीड़िता के परिजनों से मिलने के लिए जा रहे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की है। घटना के बाद टीएमसी सांसद धरने पर बैठ गए हैं। इसके अलावा पीड़िता के गांव को सील कर दिया गया है। यहाँ किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। गांव में पुलिस का सख्त पहरा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आईएनएस विराट को 100 करोड़ रुपए में दोबारा बेचने की तैयारी श्री राम ग्रुप ने 38.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। भारतीय नौसेना के कभी शान रहे विमान वाहन युद्धापोत आईएनएस विराट के नए मालिक ने इसे बेचने के बदले मुंबई की एक कंपनी से 100 करोड़ रुपए मांगे हैं। यह कंपनी इस सेवा मुक्त युद्धपोत को तोड़ने से बचाने और इसे संग्रहालय में तब्दील करने की आखिरी कोशिश कर रही है। आईएनएस विराट एक विमान वाहक पोत है जिसे 1987 में नौसेना में शामिल किया गया था और 2017 में सेवा से हटा दिया गया था। इसे श्रीराम ग्रुप ने इस साल जुलाई में नीलामी के दौरान 38.54 करोड़ रुपए में खरीदा था। यह युद्धापोत गुजरात के एक तट पर पोत तोड़ने वाला यार्ड पर पिछले हफ्ते पहुंचा था। यह भारत की समृद्ध समुद्र विरासत का प्रतीक है। श्रीराम ग्रुप के अध्यक्ष मुकेश पटेल ने गुरुवार को कहा कि यह पोत नीलामी में कबाड़ के तौर पर खरीदा गया था। संभावित खरीदार को इसे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेना होगा। उन्होंने कहा, मैंने यह पोत देश प्रेम की वजह से खरीदा। अब मुंबई की एक कंपनी पोत को संग्रहालय में बदलना चाहती है। चूंकि वे भी देशभक्ति की वजह से ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें पोत बेचने को राजी हो गया हूं। पटेल ने यह भी कहा कि यह पेशकश सीमित समय के लिए है और यह सिर्फ अगले हफ्ते तक इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया कि कंपनी एनओसी लेने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन मैं हमेशा के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैं एक और हफ्ते इंतजार करूंगा, इसके बाद मैं पोत को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दूंगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अटल टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में आईटीबीपी का वो डॉग स्क्वाड जिसने दी थी ओबामा की सुरक्षा। खुफिया एजेंसी ने आतंकियों की बातचीत को इंटरसेप्ट किया है। इसमें आशंका जताई जा रही है कि अटल टनल की उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान आतंकी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिस कारण सुरक्षा अधिकारी इसे काफी गंभीरता से ले रहे हैं। पीएम मोदी की विजिट के चलते इस कार्यक्रम की हाई लेवल सुरक्षा की जा रही है। आतंकियों की इंटरसेप्ट हुई बातचीत के बाद खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस कार्यक्रम पर बहुत बड़े स्तर का खतरा है। रोहतंग में बनाई गई अटल टनल ने सामरिक सुरक्षा के मामलों में हर खेल को बदल दिया है। अब सैन्य रसद और सैनिकों को जल्द से जल्द दुर्गम सुमाई इलाकों पाक चीन में भी पहुंचना आसान हो गया है। यही वजह है कि विदेशी आतंकी संगठन इसे निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने उद्घाटन समारोह को सुरक्षित बनाने के लिए आईटीबीपी के इलिटिस्ट K9 स्नीफर डॉग इकाई को सुरक्षा में तैनात करने का आदेश दिया है। समारोह स्थल पर सुरक्षा कर्मियों के साथ आईटीबीपी के कुत्तों को वातानुकूलित डॉग वैन में ले जाया जा रहा है। ऐसी टीमों की संख्या कितनी है, इसे सुरक्षा कारणों से गुप्त रखा गया है। बता दें कि पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा के दौरान केवल आईटीबीपी के K9 स्क्वाड्रन को ही यूएस
मरीन सुरक्षा टीम ने अपने साथ सुरक्षा कामों के लिए चुना था। इन स्नीफर डॉग की सूंघकर विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु का पता लगाने की क्षमता बेहद उच्च है और गलती की संभावना 0 के बराबर है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आज से बदले गैस सिलेंडर, इंश्योरेंस, आधार, राशन कार्ड सहित ये 10 नियम जिसकी आपकी जेब पर होगा इसका सीधा असर। आज से भारत में 10 बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियम से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों पर का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें से गैस सिलेंडर के दाम, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, आधार, राशन कार्ड, सरसों में दूसरा खाद्य तेल मिलाना, गाड़ी में कागजात रखने की जरूरत, टीवी के दाम, मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, पैसा विदेश भेजने पर टैक्स, खुली मिठाई के लिए मियाद आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जा सकेगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग ना हो, लेकिन ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सड़क परिवहन व राज्य मार्ग मंत्रालय ने यह नियम नोटिफाई कर दिया है। वैसे तो जनता के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध है, लेकिन इस योजनाओं में से एक स्कीम ऐसी भी है जिसमें गरीब परिवारों को काफी लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान करना है। इसका नाम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, लेकिन यह योजना 30 सितंबर को खत्म हो गई है। मोदी सरकार ने लॉकडाउन के चलते गरीबों की मदद के लिए योजना को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ाया था, यानी अक्टूबर से आप इसके तहत फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। बीमा नियामक इरडा के नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर से स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा। यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है। कारोबारियों को बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा बतानी होगी, यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का समय कितने समय तक इस्तेमाल करना ठीक रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देना अनिवार्य होगा। खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य किया है। इस संदर्भ में FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिखकर भेजा है। अब वाहन चलाते हुए ड्राइवरी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसे कागजातों को रखने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस बारे में पिछले वर्ष सितंबर 2019 में नए दिशा निर्देश जारी किए थे, जो 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान समेत वाहन दस्तावेज पर रख रखाव 1 अक्टूबर से सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के जरिए किया जा सकेगा। अब सरसों के तेल में दूसरा खाद्य तेल मिलाकर नहीं बेचा जा सकेगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने सरसों के तेल को किसी अन्य तेल के साथ मिलाकर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 अक्टूबर से नया नियम प्रभावी माना जाएगा। बड़ी संख्या में तेल कारोबारी सरसों के तेल में राइस ब्रान और अन्य तरह के तेलों को मिलाकर बिक्री करते हैं। सरसों महंगी होने की वजह से इसका तेल महंगा हो जाता है, जबकि राइस ब्रान या अन्य तेल सस्ते होते हैं। इनको मिलाने के बाद सरसों के तेल की कीमत भी कम हो जाती है। कई तेल मिलें तो इस मिलावट के लिए लाइसेंस भी लेती है। केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स से जुड़ा नियम बदल दिया है। अक्टूबर से अगर विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चों के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार को पैसे भेजते हैं तो इस पर 5% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स
टीसीएस का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलएसआर के तहत विदेश पैसे भेजने वाले व्यक्ति को टीसीएस का भुगतान करना होगा। यदि आपकी प्लानिंग सस्ती टीवी खरीदने का है तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज से टीवी कीमतें बढ़ गई हैं। आज से इसलिए बढ़ी क्योंकि अभी तक टीवी के लिए बाहर से आने वाले ओपन सेल पर 5% का सीमा शुल्क नहीं लग रहा था, लेकिन आज से यह शुल्क लगने लगा है, जिसके बाद 32 इंच का टीवी करीब 600 रुपये और 42 इंच का टीवी 1500 रुपये तक महंगा हो जाएगा। बता दें कि भारत में फिलहाल ओपन सेल का उत्पादन नहीं होता है। आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख थी। 1 अक्टूबर से ग्राहक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करा सकेंगे। राशन कार्ड के जरिए लाभार्थी को सस्ते दाम पर सब्सिडी के तहत अनाज मिलता है। गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन कार्ड धारकों की अंतर राज्य पोर्टेबिलिटी को लागू करना शुरू कर दिया है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। इस महीने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में तेजी आई है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में अक्टूबर में कोई बदलाव नहीं किया है। 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में बदलाव 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत कंपनियों ने कम की है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एसबीआई को चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 13% तक पहुंचे जाने का अनुमान। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा लागू वित्तीय वर्ष में उनके तय अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है। वर्ष के दौरान राज्य तथा केंद्र का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 13% को छू सकता है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इस साल बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी के वित्तीय वर्ष 2018-19 के स्तर से नीचे रहने के अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है मौजूदा रुझानों को देखते हुए हमें केंद्र और राज्य के राजकोषीय घाटे के चालू रुझानों से इसके जीडीपी के 13% तक पहुंचने का अनुमान लग रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तकनीकी की दुनिया में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना, अपना ऐप स्टोर ला सकती है सरकार। तकनीकी की दुनिया में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत एप्पल और गूगल की तर्ज पर अपना ऐप स्टोर शुरू करने की योजना बना रहा है। इससे ऐप डाउनलोड किया जा सकेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इसके लिए मोबाइल सेवा ऐप स्टोर की योजना पर आगे बढ़ सकती है। भारत में इस समय लगभग 50 करोड़ स्मार्टफोन उपभोक्ता हैं। इनमें से ज्यादातर उपभोक्ता गूगल के एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भारतीय स्टार्टअप कंपनी की उन नीतियों की आलोचना करती हैं जिनके बारे में उनका कहना है कि वे उनके विकास में बाधा हैं। सूत्रों की माने तो सरकार एंड्रॉयड फोन के लिए अपना ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य करने की योजना पर भी विचार कर रही है। पेटीएम भारत की प्रमुख भुगतान फर्म है। पिछले महीने इसने सट्टेबाजी नीति का हवाला देकर गूगल द्वारा कुछ घंटों के लिए अपना ऐप हटाने का विरोध किया था। गूगल ने इस सप्ताह कहा है कि वह अपने एंड्रॉयड स्टोर पर भुगतान के लिए 30% शुल्क वसूल करने की नीति पर सख्ती से अमल करेगी। इस सिलसिले में मीडिया रिपोर्ट पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी ने अनौपचारिक रूप से अनुरोध नहीं किया है, लेकिन हम अपना मोबाइल प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना बना रहे हैं जहां से लोग ऐप डाउनलोड कर सकेंगे। अधिकारी ने बताया कि भारत में पहले से एक मोबाइल ऐप स्टोर है जहां 1200 सरकार समर्थित एप्लीकेशन उपलब्ध है। सरकार नया ऐप स्टोर शुरू करने के बदले
इसके विस्तार पर भी विचार कर सकती है। गूगल ने इससे पहले कहा था कि पिछले 12 महीने में 3% से भी कम ऐप डेवलपरों ने उसके प्ले स्टोर से डिजिटल सामान बेचे हैं और लगभग 97% ने भुगतान प्रणाली नीति का पालन किया है। इसके बावजूद कई भारतीय स्टार्टअप संस्थापकों ने स्थानीय ऐप स्टोर की मांग की है जो ऊंचे सेवा शुल्क की वसूली न करे। बेंगलुरु स्थित फर्म एनकोर गेम्स के सह संस्थापक विशाल गोदल ने कहा कि एक स्थानीय ऐप स्टोर होना बहुत जरूरी है। यदि हम गूगल को 30% शुल्क का भुगतान करेंगे और फिर ग्राहकों को भी लाभ देंगे तो हमारा व्यापार किस तरह से टिक पाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाथरस आरोपियों के पक्ष में 12 गांव के लोगों की पंचायत, सीबीआई जांच और नार्कोटिक्स की मांग। बिटिया की मौत के मामले में सवर्ण समाज के लोग धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। इसे लेकर शुक्रवार को गांव बघना में 12 गांव के लोगों की पंचायत हुई। इस पंचायत में लोगों ने आरोपियों के पक्ष में मांग उठाई है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की जाए। वहीं आरोपी पक्ष और बिटिया पक्ष के लोगों का नार्को टेस्ट कराया जाए जिससे हकीकत सामने आ सके और निर्दोषियों को न्याय मिल सके। आपको बता दें कि हाथरस की घटना को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता तो बढ़ ही गई है, इलाके में तनाव भी बढ़ गया है। राहुल और प्रियंका गांधी के विरोध प्रदर्शन के बाद हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है। बिटिया के गांव जाने वाले सभी रास्तों पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और गांव के छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अलीगढ़ रेंज के आईजी पीयूष गोवल्डिया बताते हैं कि हाथरस में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। पीड़िता के गांव की तरफ से जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ बिटिया के साथ हुई घटना पर अब दूसरा पक्ष भी लामबंद होने लगा है। इसके बाद इलाके में तनाव भी गहरा रहा है। तनाव की सुगबुगाहट को अधिकारी भी महसूस कर रहे हैं। यही वजह है कि इलाके में एहतियात के तौर पर काफी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। चंदपा क्षेत्र के जिस गांव की बिटिया के साथ दरिंदगी हुई वह वाल्मीकि समाज की थी, जबकि आरोपी चारों युवक ठाकुर समाज के हैं। घटना के बाद से ही दूसरा पक्ष खुद को निर्दोष बता रहा है और एकजुट भी हो जा रहा है। इस तरह की सुगबुगाहट आसपास के गांवों में भी देखी जा रही है। इसे लेकर क्षेत्रों में तनाव भी बढ़ रहा है। भाजपा के पूर्व विधायक राजवीर सिंह पहलवान ने आरोप लगाया कि लड़की को उसके भाई और मां ने ही मारा है। उनका कहना है कि चारों युवक निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है। वहीं सांसद रणवीर सिंह दिलेर को लेकर उन्होंने कहा है कि उन्हें तो जनता सबक सिखाएगी। 14 सितंबर को हुई इस घटना के बाद बेटी को JN मेडिकल कॉलेज लाकर भर्ती कराया गया। 2 दिन के बाद इलाज के बाद उसे हालत नाजुक होने पर वेंटिलेटर पर लिया गया। इसके बाद 26 सितंबर को बेटी को हायर सेंटर एम्स ले जाने का सुझाव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने दिया। इस खबर पर हाथरस पुलिस के अधिकारी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से वार्ता की। परिवार से बात हुई मगर परिवार की ओर से यह कहकर सहमति नहीं दी गई कि वहां हम अकेले कैसे कर पाएंगे। उस समय एम्स के डॉक्टरों से बातचीत भी की गई। वहां से इशारा भी मिल गया कि उसे लेकर आ सकते हैं। इसके बाद अचानक 28 सितंबर की सुबह उसे एम्स रेफर कर दिया गया, मगर एम्स के बजाय हाथरस जिला पुलिस उसे सफदरगंज लेकर पहुंच गई। वहां अगले 24 घंटों में ही उसने दम तोड़ दिया। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। हाथरस कांड में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई, एसपी, डीएसपी और इलाके के इंस्पेक्टर निलंबित। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने हाथरस की एसपी विक्रांत सिंह, डीएसपी और इलाके के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा योगी सरकार ने फैसला लिया है कि इस घटना में मौके पर मौजूद रहे पुलिसकर्मियों को नार्को टेस्ट किया जाएगा, साथ ही साथ पीड़िता परिवार का भी टेस्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसआईटी की जांच शुरू के आधार पर कार्रवाई की है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है। इस मामले को विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, विवाद थमता न देख सीएम योगी खुद एक्शन में आ गए हैं। एसपी, डीएसपी समेत 7 लोगों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि डीएम प्रवीण कुमार लक्षकार पर भी एक्शन हो सकता है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।